बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइवेट क्लाफराई के साथ मैं इफ्तार कादमी। वो एक वीडियो जिसने यूथियों और मूदियों में यकसा तौर पर आग लगा दी है और यही कंपनी चलेगी। खबर यह है कि जनरल आसिम मुनीर 2030 तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ रह सकते हैं। ये वीडियोस कहीं और से नहीं, चाइना से आ रही हैं और एक दो नहीं, बैक टू बैक आ रही है, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फ्रंट रो में नजर आते हैं और चीनी सदर के हम रकाब नजर आते हैं। उनके साथ प्यूटन, शी, किम और बाकी के लोग भी हैं। तो एक वीडियो है जिसमें प्यूटन, शी और किम बीजिंग में चीनी फौजियों को मिल रहे हैं और उनके साथ शहबाज शरीफ है। तो दुनिया की टॉप लीडरशिप के साथ शहबाज शरीफ का खड़ा होना ना मोदियों को अच्छा लग रहा है ना यूथियों को अच्छा लग रहा है। दोनों तते तवे पर जल रहे हैं। मोदी ये कहते हैं कि यकीन नहीं आता पाकिस्तान को इंडिया पर तरजीह दी गई है। मोदी की सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान के साथ जंग बंदी की दरख्वास्त थी। और बात यही ख़त्म नहीं होती, उनका ये भी शिकवा है कि पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं, जबकि अमेरिका इंडिया को जूते मार रहा है। तो इंडिया की हालत बड़ी ख़राब है और मोदियों की हालत इतनी ख़राब है कि मोदी को इंडियन शहरियों पर GST कम करना पड़ा है ताकि लोग मुकामी अशिया खरीदे। भारतीय अवाम को अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने टैक्स लगाकर इंडिया में महंगाई कम करा दी है, चीज़ें सस्ती करा दी हैं। लेकिन इसके बावजूद इंडियन हुकूमत, इंडिया के सियासी रहनुमा ये कहते हैं कि मोदी ने हमारी इज्जत ख़त्म करा दी है। यूथियों का हाल तो इससे भी ज़्यादा बुरा है। उनको लगता है कि यहाँ पर इमरान खान होता तो सबसे आगे और पहले नंबर पर होता है। शहबाज शरीफ तो चौथे नंबर पर है, उनसे पहले शी है, प्यूटन है और किम है। तो वो भी सड़ सड़ के सवा हो रहे हैं, धड़ाधड़ खबरें चला रहे हैं कि शहबाज शरीफ जाने वाले हैं। उनको सारा गुस्सा शहबाज शरीफ पे और मरीम नवाज़ पे निकल रहा है। या तो उनको मरीम नवाज़ की तस्वीर पसंद नहीं आती, उनके कपड़े पसंद नहीं आते, उनके हैंडबैग पसंद नहीं आते, वो सैलाब-ज़दगान में जा रही हैं वो एक्टिविटी पसंद नहीं आती, वो सैलाब-ज़दगान के लिए रिलीफ दे रही हैं वो पसंद नहीं आती, वो सैलाब-ज़दगान को खाना दे रही हैं वो उन्हें हजम नहीं हो रहा। उनको लगता है कि यहाँ पे इमरान खान होता है तो टीवी पे बैठ के मैराथन करता और लोगों से चंदा लेता, पूरी दुनिया में अपील करता, तो धड़ाधड़ पाकिस्तान के ऊपर रुपयों की, डॉलरों की बारिश होती। तो हमें याद है खान साहब ने सैलाब-ज़दगान के लिए एक मैराथन की थी, कई घंटों पर मुश्तमिल थी, उसमें 5-5.5 अरब रुपए इकट्ठे हुए थे, मगर वो पैसे कहाँ गए ये आज तक किसी को पता नहीं चला। किसकी जेब में गए, किसको भेजे गए, ना उसका कोई हिसाब है ना कोई किताब है। तो आज अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो उनके लिए अच्छा मौका था कि एक बार फिर दिहाड़ी लगाते, और शायद इसीलिए PTI वाले उन्हें मिस कर रहे हैं। अब वो सड़ सड़ के ये खबरें चला रहे हैं कि शहबाज शरीफ तो जाने वाला है। सवाल ये कि मुस्तकबिल करीब में तो कोई इलेक्शन नहीं है सिवाय बाई इलेक्शन के, और आम इंतखाबात अभी बहुत दूर हैं। तो फिर शहबाज शरीफ कैसे घर जाएंगे? क्या उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद आएगी या उनको स्टैब्लिशमेंट के जरिए स्टेप डाउन कराया जाएगा? तो ज़्यादा जो दावे किए जा रहे हैं वो ये किए जा रहे हैं कि फ़ौज शहबाज शरीफ को घर भेज देगी। वही फ़ौज जिसके सिपह सलार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर चीन में शहबाज शरीफ के हमरकाब हैं, बल्कि उनके साथ यकजान और कालब बने हुए हैं। और जितनी तस्वीरें आप शहबाज शरीफ की देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, उनमें आपको जनरल आसिम मुनीर भी नज़र आते हैं। तो पाकिस्तान की जो क़यादत है वो इक़्तिदार से ज़्यादा पाकिस्तान को दुनिया में इज़्ज़त दिलाने में मसरूफ़ है। अब भेजने वाला वो है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, अगर एक्सटेंशन देनी नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। तो उसने तो 2030 तक यहाँ रहना है। तो ये वीडियो देखकर जिन जिन लोगों के पेट में जितना मर्जी दर्द हो, लेकिन कंपनी तो यही चलेगी। और जनरल आसिम मुनीर जो है वो अगले कई साल तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ सिपह सलार रहेंगे। 2027 तक तो हुकूमत ने कन्फर्म कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर और मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में एक बार फिर कहा कि जनरल आसिम मुनीर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। अगर उनकी एक्सटेंशन नहीं हुई तो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन लोग यहाँ 4-4 बार एक्सटेंशन लेते रहे हैं। तो जनरल आसिम मुनीर ने बेशुमार कामयाबियां हासिल की हैं, उनसे ज़्यादा कौन हकदार होगा? इसका मतलब है कि बात 2030 तक नहीं जाएगी बल्कि इससे भी आगे जा सकती है। ही इज़ द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन। और एक बार तो उन्हें एक्सटेंशन अगर मिली तो 2027 के बाद 3 साल की मिलेगी तो 2030 तक रहेंगे। अगर एक और एक्सटेंशन ले ली 2033, और अगर एक और ले ली तो 2036 तक यूथियत मर जाएंगे। उनके तो बच्चों के भी दांत गिर जाएंगे। जब तक जनरल आसिम मुनीर अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी तो पाकिस्तान के सिपह सलार रहेंगे। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ये खबर ब्रेक कर दी थी सारी की सारी
कि 5 साल के लिए मुद्दत मुलाजमत है, और एयर चीफ मार्शल की तो बाकायदा मुद्दत मुलाजमत जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन नया कानून आने के बाद वो उस कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं जिनमें से 1 साल गुजर चुका है। तो जहाँ तक बात शहबाज शरीफ की, तो उनकी असम्बली तो मुद्दत पूरी करेगी। अब अगली मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर बनते या नहीं बनते, ये उनकी कारगुजारी पे मुनसर है। अब तक की जो परफॉर्मेंस है वो महंगाई को छोड़ के तो हुकूमत की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है। एक महंगाई एक ऐसा इशू है जिसने पाकिस्तान के अवाम को जकड़ा हुआ है, और पाकिस्तान के अवाम को कुछ नहीं अच्छा लगता। आप उनके ऊपर जितनी मर्जी नेमतें निछावर कर दें, लेकिन जब घर की आटा, रोटी, दाल, चीनी, बिजली का बिल देना पड़ता है ना, तो आम आदमी के होश ठिकाने आ जाते हैं। और ये पाकिस्तान के 2-4-5% लोग नहीं है, पाकिस्तान की 90% आबादी ऐसी है जो कि इसी तरह की ज़िंदगी गुजार रही है। उनमें से 50% से ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी हैं, और बाकी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास चलाती है। मिडिल क्लास तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। तो गल मुक गई पैन, शहबाज शरीफ भी रहेगा और जनरल आसिम मुनीर भी रहेंगे, और तब तक रहेंगे जब तक वो डिलीवर करते रहेंगे। अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर पैन कोई भी नहीं रहेगा। तो जहाँ पर शहबाज शरीफ चाइना में लाइमलाइट में है, उसी तरह रूस के सदर भी लाइमलाइट में है। शुमाली कोरिया के सरबराह की रूस के सदर पुतिन से मुलाकात, और इस मुलाकात में ये इंकशाफ हुआ है कि शुमाली कोरिया ने भी अपने फौजी भेजे जिन्होंने यूक्रेन के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। ये 2 मुल्कों की लड़ाई है, रूस की और यूक्रेन की। इस दौरान किसी तीसरे मुल्क की फ़ौज का बाकायदा शाना बशाना लड़ना वैसे ये कोई नई बात नहीं है। जंग अजीम अव्वल में, 2 में सब कुछ हो चुका है, लेकिन आजकल ज़रा ये बड़ा अजीब सा लगता है कि किसी एक मुल्क के साथ कोई दूसरा मुल्क खड़ा होकर लड़े। हाल ही में जो पाकिस्तान और इंडिया की जो लड़ाई हुई है, ये बराह रास्त पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई है, इसमें किसी मुल्क ने प्रैक्टिकली हिस्सा नहीं लिया। हाँ, इंडिया ये इल्ज़ाम ज़रूर लगाता है कि चीन और तुर्की पाकिस्तान के पीछे खड़े थे, और तुर्किया ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए जिन्होंने इंडिया को फैंटी लगाई, और चीन ने जो जेट तैयारी खिलाते हैं। तो अब ये मुलाकात बहुत बड़ी मुलाकात है। इस मुलाकात के बाद ट्रंप जो है वो यकीनी तौर पर खासे वरीड होंगे, लेकिन लगता नहीं है। ट्रंप बहुत कॉन्फिडेंट आदमी है, और वो भी दुनिया के सरबराह ने मुमलकत से मिल रहा है, और चीनी सदर के हवाले से और चीन में होने वाली फौजी परेड के हवाले से भी वो नाराज़ नहीं है। शिकवा ज़रूर किया है कि अमेरिका ने चीन की मदद की थी, नाम ले लेते तो अच्छा था, नहीं लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो साथ ही कह रहे हैं कि चीन के सदर से भी उनकी दोस्ती है। तो ट्रंप ने अपना जो है ना बाबा उत्ते रखा है, उसने सबको दोस्त बनाया हुआ है, मासवा इंडिया के, जिसने पाकिस्तान का जिस दिन से पानी बंद किया है पूरी दुनिया में वो रुस्वा हो गया है। अगली खबर वज़ीर आला KPK के हवाले से है। अली मीन गंडापुर की सारी बेचैनी सामने आ गई है। उनका एक नया स्टेटमेंट सामने आया, वो कहते हैं कि बारी इमरान खान ने मेरी गल करा दो। वजह क्या है? वो कहते हैं अप्रैल के बाद से इमरान खान की उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, जिससे पार्टी इंतशार का शिकार हो रही है। तो अली बिन गंडापुर साहब इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर परेशान है। उनका ख्याल ये कि अगर वो इमरान खान से मिलेंगे तो गिले शिकवे भी दूर होंगे और पार्टी मुनज़्ज़म भी रहेगी, इंतशार नहीं होगा। लेकिन जो अहम बात उसने की वो ये कि अब उसने PTI वालों से कहा कि मुझसे माफ़ी मांगे। अली बिन गंडापुर से फरमाते हैं कि खान की तरफ सेनेट के उम्मीदवारों के नाम आए थे, जिस पर लोगों ने कहा कि ये झूठ है, ये नाम खान ने नहीं दिए, ये तो अली बिन गंडापुर ने दिए। बाद में इमरान खान ने तस्दीक कर दी, तो किसी बेशर्म ने नहीं कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। किसको कह रहे हैं? PTI वालों को कि बड़े बेशर्म है आप यार, आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, माफ़ी नहीं मांग रहे। आप अंदाज़ा लगाएं, ये 9 मई को सरकारी इमारतों पर, फौजी इमारतों पर, शोधा की यादगारों पर हमले करते हैं, यादगारों को मसमार करते हैं, फौजी वर्दियाँ लहराते हैं, उसको एक मामूली वाक़या समझते हैं और कहते हैं माफ़ी की बात छोड़े आगे बढ़े। खुद उस पर माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, और किसी ने अली बिन गंडापुर पर महज एक इल्ज़ाम लगाया तो उसको गालियाँ दे रहा है, उसको बैठ के कोस रहा है कि मुझसे माफ़ी मांगे। किसी बेशर्म ने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी। तो बेशर्म और बेगैरत कौन है? जो बड़ा जुर्म करे और माफ़ी ना मांगे, या जो एक छोटी सी गलती पर यह कहे कि मुझसे माफ़ी मांगो। दूसरी तरफ पाकिस्तान के और भी सूबे हैं, आप देखें बाकी के सूबों में वज़ीर आला की परफॉर्मेंस और वहाँ की जो गवर्नेंस है वो बेहतर है। पंजाब और सिंध बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, बलूचिस्तान बुरे हालात में, और खैबर पख्तूनख्वा का तो कोई वाली वारस ही नहीं रहा। अब पंजाब में सैलाब आया है और मरीम नवाज मैदान में निकली हुई हैं, तो आसफा भुट्टो भी निकल आई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, कौमी असम्बली की मेंबर हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी हैं, खातून अव्वल है, तो वो भी CM पंजाब की तरह हर जगह खुद जा रही हैं। अब इंतज़ामिया को पता होता है
कि कोई देखने पूछने वाला है। मरियम भी कहीं जाती है तो आगे सारी इंतजामिया खड़ी होती है, कोई अफसर अपने कार नहीं, कोई डीसी अपने कार नहीं, कोई एसएचओ अपने कार नहीं। तो जो लोग उन पे ये इतराज़ करते हैं ना, वो क्यों जा रही हैं, वो नमूद नुमाइश कर रही हैं, वो दिखावे के लिए कर रही हैं, ये सारे लोग जो है बदकिस्मती से उनके बुग़्ज़ में मुब्तला हैं। पहले बुग़्ज़ नवाज शरीफ था, आजकल बुग़्ज़ मरियम नवाज शरीफ शुरू हो गया। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त काम है। और आसफ़ा भुट्टो ने अगर ये काम किया कि वो भी सिंध में सैलाब के पेश नज़र इमदादी सरगर्मियों की निगरानी के लिए मैदान अमल में उतरी हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। आसफ़ा भुट्टो हो, मरियम नवाज़ हो, पाकिस्तान की जितनी बेटियां हैं वो पाकिस्तान के अवाम का दुख दर्द समझती हैं और वो आगे आ रही हैं, आना चाहिए। अब सिंध में सैलाब का पानी बढ़ रहा है, ख़तरा है, अगले 1-2 दिन में पानी आ सकता है, कई शहर डूब सकते हैं। तो वो पहले से इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रही हैं। शहीद बेनज़ीराबाद में गई हैं, वो सारी इंतजामिया को तलब किया, सारा ज़िला लाइन नज़र हो गया, क्या कमिश्नर, क्या डिप्टी कमिश्नर, SSP, महकमा आपाशी, रेस्क्यू, फलाना धमाका, सेहत के लोग, महकमा हेल्थ के लोग, सब वहाँ पहुँचे। तो ये होता है कि बाप सर पे हो ना, कोई बड़ा सर पे हो, कोई पूछने वाला हो, तो फिर काम हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि फिर सारे, अगर कहते हैं कार वाला कर नहीं तो सानू किस तरह डर नहीं, अगर मियाँ घर पे नहीं है तो फिर औलाद फिर एंजी आवारा फिर दी है। तो वेल्डन आसफ़ा भुट्टो और वेल्डन मरियम नवाज़, बड़ी अच्छी बात है। इस कौम की बच्चियाँ अपने फ़राइज़ समझती हैं, वो समझती हैं कि अगर वो खुद से काम करेंगी तो सारी इंतजामिया उनके साथ खड़ी होगी, उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये खुद काम करेंगे तो फिर बाकी लोगों को भी इनके साथ काम करना पड़ेगा। ये बड़ा सीधा फार्मूला है, सबको पता होता है भाई साहब आप काम कर रहे हैं। मैंने मैनेजमेंट की बहुत सीनियर जगहों पे काम किया, सो आई कन्विंस कि आप लोगों के साथ खड़े हो तो फिर लोग आपके साथ खड़े होते हैं। अगर आप ही नहीं है तो फिर लोग लापरवाह जाते हैं, वो कहते हैं साहब देगा नहीं, जो मर्जी करो। एक ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं पंजाब में खाना नहीं बांटने दिया जा रहा, वहाँ पे लिख के दिया गया कि जब तक मरियम नवाज की तस्वीर ना हो खाना नहीं बटेगा। भाई लोग खाने में जहर मिला के किसी को दे दे, कौन जिम्मेदार है? आपको पता है कराची के अंदर जो नाले, नदियां, नाले, गटर बंद होते रहे हैं, कराची के ज़माने में बड़ा चौक रहा है, तो होता क्या था, जो सीवरेज लाइन है उसमें रेत की बोरियां डाल दी जाती थी, पानी बंद, कराची में चीखो पुकार, और जो भी गवर्नमेंट वहाँ की होती सिटिंग उसको गालियाँ पड़ती थी। और वहाँ के जो मुकामी लोग होते थे वो समझते थे गवर्नमेंट नालायक है, और होता क्या था, जानबूझ के वो गटर बंद किए जाते थे। तो आपको खाना दे दे उनको गैर मेयारी खाना, ये इतलात भी है, फूड पॉइजनिंग हो रही है, कॉलरा फैला हुआ, डायरिया है, बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी निजी तंजीम, कोई भी फर्द, कोई भी शख्स, कोई भी इदारा बांटना चाहता है सैलाब मुतासरीन से तो ज़िला इंतजामिया और फूड अथॉरिटी को चेक कराए। ये नोटिफिकेशन है, ये नहीं कि वो किसी को मर्जी जाके जो मर्जी खिला दे और जो मर्जी कर दे। और खाना खिलाने में एक और कबाहत है, लोग खाना खिला के लोगों को बेहोश करके लूटमार कर रहे हैं। जिला मुजफ्फरनगर में, भावलपुर में और पाकपतन में ये वाकया सामने आया कि लोगों को का माल चुरा लिया गया है। वो खाना खिलाते हैं, घर वाले सो जाते हैं सड़क किनारे, उनसे पूछा जाता है आपका घर है, वो कहते सामने घर है, खुद खाना खाकर सो जाते हैं, अगले घर लूट के ले जाते हैं। मालो सबब तो लोगों का घर में ही है ना, कोई बेचारे थोड़ी बहुत कीमती चीज़ें लाई होंगे, बाकी तो सारी घर में है। तो ये पंजाब में हो रहा है, वरना कुछ और नहीं हो रहा। सैलाब के हवाले से मैं आपको अभी बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। जो PDM में पाकिस्तान में जो कुदरती आफात से निपटने का इदारा, उसने ये कहा कि अगले 72 घंटों में इंडिया के 3 बड़े डैम हैं जो पानी से भर जाएंगे। जबकि थेन डैम पहले ही भर चुका है, तो वहाँ से पानी छोड़ा जाएगा, तो अगले 2-3 हफ्ते में रावी एक बार फिर भर जाएगी। तो दरियाए रावी, सतलुज और चिनाब में अब तक जो सैलाब आया है उसमें 3900 देहात और मौजाजात मुतासर हुए हैं। 37 लाख लोग अब तक इस सैलाब से मुतासर हुए हैं। मरने वालों की तादाद 46 है। और दरियाए रावी का सैलाबी रेला मुल्तान में रेलवे ब्रिज तक पहुंच गया है। कल यहाँ पे बंद भी तोड़ा गया था। कबीरवाला में दर्जनों देहात पानी में डूब गए हैं। मुल्तान की तहसील शाहजाबाद में भी सैलाबी रेल ने तबाही मचाई हुई है। मुतअद्दिद बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गई हैं। कल मरियम नवाज भी मुल्तान गई, उन्होंने दौरा किया, उन्हें पता है कहाँ पे क्या हो रहा है और वो वहाँ पहुँच रही हैं। लोधरा में 5 बस्तियों के बंद टूट गए हैं, पानी फसलों में दाखिल हो गया। गुजरात में अचानक मूसलाधार बारिश हुई है और वहाँ पे कोई इस तरह का नहीं इम्कान था कि बारिश होगी और इतना पानी आ जाएगा कि शहर में दाखिल हो जाएगा। ऐसा लगता है गुजरात में सैलाब आए, वो हालांकि सैलाबी पानी नहीं है, लेकिन 577 मिलीमीटर बारिश, ये बहुत बारिश है, टू मच बारिश। ये 2 दिन पहले इस्लामाबाद में बारिश हुई थी तो ये कोई 90 मिलीमीटर बारिश थी, जिससे यूँ लग रहा था क्लाउड ब्रस्ट हो गया और तूफानी बारिश है। ये उससे
कई गुना ज़्यादा बारिश हुई है गुजरात में। तो फिर आप गुजरात का हाल देख लें कि वहाँ पे पानी घुटनों घुटनों तक आ गया। अर्बन फ्लडिंग है, शहरी इलाकों में पानी खड़ा है, और जो अदालतें हैं, सेशन कोर्ट, हर जगह सर वो पूरा शहर पानी में भर गया। तो ये भी हकीकत है कि सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही नहीं फैलाई हुई, इंडिया में भी तबाही फैलाई हुई है। अब सवाल है कि पाकिस्तान में जो एक मिनिस्टर है इरिगेशन के, वाटर के, मोइन वटू साहब, वो किधर हैं? उनको हमने कभी नहीं देखा कि वो नज़र नहीं आया कि वो कहीं पहुँचे हों। नहरों का इंतज़ाम, दरियाओं का इंतज़ाम, ये आपाशी के मिनिस्टर हैं, उनके सब अंडर है। लेकिन आप देख लें सीएम पहुंची हुई है और फेडरल मिनिस्टर मुझे नज़र नहीं आया। हो सकता है वो काम करे, बड़े अच्छे आदमी है, मैं उनकी वो नहीं करता। लेकिन सैलाब ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में आया, और उनकी जानिब से एक बयान मैंने देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इस मामले को इंटरनेशनल फोरम पे ले जाएंगे। तो ले जाना चाहिए। इंडिया ने जानबूझ के पानी छोड़ा पाकिस्तान की तरफ। ये पाकिस्तान की बजाय राजस्थान और दीगर इलाकों में भी जा सकता था, लेकिन इंडिया में बहुत सैलाब आया हुआ है। पाकिस्तान में 40-50 लोग जाँ बहक हुए। इंडिया में भी अब तक बारिशों और सैलाब के नतीजे में 30 अफराद हलाक हैं, 3.5 लाख लोग मुतासर हैं। और ये उनका जो फूड हब कहलाता है पंजाब, इनमें कई लाख एकड़ ज़मीन जो है वो ज़ेर आब आ गई है, तो फसलें तबाह हो गई हैं। तो इंडिया में अगले चंद दिनों में बहुत बड़ा कहर भी पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया में तो सबसे ज़्यादा जो फूड सप्लाई है वो पंजाब से होती है। तो हमारा जो चढ़ता पंजाब है वो भी डूबा हुआ है। तो अब सैलाब के हवाले से एक और बड़ा जो इशू है वो निजी हाउसिंग सोसाइटियों का दरिया के अंदर आबाद होना है। दरिया रावी में पिछले दिनों जो कुछ हुआ, और जिसके नतीजे में अलीम खां की सोसाइटी पार्क व्यू वो पानी की जद में आई, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। लेकिन उनकी टीम ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अलीम खां साहब और उनके लोग फैल गए और उन्होंने सारी खबरों को ऐसे करके गोला बनाया और सारी ज़मीन के अंदर दफन कर दिए। अब आपको पार्क व्यू का कोई दुखड़ा सुनाई नहीं देगा। पानी वहाँ खड़ा है, लोगों के घर डैमेज हुए, नुकसान हुआ, सब कुछ हुआ है, लेकिन फड़िया कौन गया? एक और निजी हाउसिंग स्कीम का मालिक पकड़ा गया। यानी जिसकी सोसाइटी डूबी है, जिसने धोखा किया है, उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, लेकिन एक और बंदा पकड़ लिया है जिसको कहा गया कि इसने एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई है जिसमें एलडीए के अफसरान मुलव्वस थे। ये नाजायज़ तरीके से बनी है, इसकी डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं है, और इसके मालिक को इस बात में पकड़ा गया कि इसने 8 अरब रुपये गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजे हैं। माशाल्लाह, यानी ये हमारा महकमा एंटी करप्शन इस पे डाल दिया गया है। ये 11,000 कनाल की गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम ठोकर नियाज बे के करीब बनाई गई है, और इसके बारे में बताया गया कि जनाब ये फ्रॉडिया था और फलाना था। अब मुझे नहीं पता, वल्लाह आलम होगा नाजायज़ सी कौन 11,000 कनाल ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी बनाए और वो गवर्नमेंट से पूछे भी ना, डॉक्यूमेंट्स पूरे ना कराए। ये सिर्फ फेस सेविंग है, तवज्जो हटाओ है, हम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। तो भाई ऑपरेशन वहाँ करो जो रावी के अंदर बनी हुई है। किसी में हिम्मत है तो अलीम खां को हाथ लगाए ना। रोडा और एलडीए को समन जारी किए गए हैं, हमें जनाब लिस्टें दी जाएं। अब लिस्टें मांग रही है एंटी करप्शन। अब एंटी करप्शन का नतीजा आपने देखा था ना, सियालकोट में क्या हुआ था। वो रेवेन्यू का कमिश्नर पकड़ा गया था, पता चला ख्वाजा साहब उस पर अड़ गए हैं, और ये लड़ाई फिर नवाज शरीफ तक पहुंची। अब वो लड़ाई भी दफन हो चुकी है। ख्वाजा साहब ने नवा कट्टा खोल दिया। ख्वाजा साहब को भी लगता है मुंह को खून लग गया, क्योंकि ख्वाजा साहब के 2 काम तो अच्छे हो गए ना। एक तो उन्होंने जो कहा था माल्टा में लोगों ने घर बना लिए, वो माल्टा वाले ने भी आके माफ़ी मांग ली, ख्वाजा साहब माफ़ कर दो, असी ताड़े मुरीद हैं, बाकायदा उनके घर पे आके मुलाकात की। दूसरा, ये जो कमिश्नर पकड़ा गया था करप्शन में, इसकी कहानी वही ख़त्म हो गई। इसका बस रिमांड हुआ, पेश किया, जमानत हुई, गल मुकी। अब ख्वाजा साहब ने एक और कट्टा खोला हुआ है, सारी ब्यूरोक्रेसी को पड़े हुए हैं। तो इसलिए कल हनीफ अब्बासी की जानब से जो इतराज़ किया गया कि अपनी हुकूमत के लोग अपनी हुकूमत के खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि अब समझ लिया गया कि इनफ इज़ इनफ। ख्वाजा साहब अब ज़रा हाथ खुल गया उन्होंने। तो बहुत से लोग कह रहे हैं ख्वाजा साहब को पैगाम दिया जा रहा है कि तुसी अब साढ़े लो फारग हो, निकल लो, जमात चू वरना से कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ख्वाजा आसफ जो कुछ भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बदनीयती से नहीं कर रहे, लेकिन चूँकि उनका किया हुआ काम हो रहा है तो फिर करने में क्या हर्ज है। यानी उन्होंने जो एक्शन लिया, जिस पे एहतजाज किया, उनका वो काम हो गया। अब वो ब्यूरोक्रेसी को पड़े हुए हैं और ब्यूरोक्रेसी माफिया मांग रही है। तो इसलिए हनीफ अब्बासी के ज़रिए उन्हें पैगाम दिला दिया गया। अगली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की फुल कोर्ट इजलास की अंदरूनी कहानी के हवाले से जो सामने आ गई कि क्या कुछ हुआ। बड़ा शोर मचा हुआ था कि जजेस जो है वो धमाका कर देंगे। 2 जजों ने ख़त भी लिखी और कहा जनाब इजलास मुलतवी कर दिया जाए। 5 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो आपको याद ही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ख़त लिखा था
और उसके बाद अदलिया के अंदर इतनी गर्द उड़ी और इतना गंद पड़ा कि खुदा की पनाह। अब वो गंद सिमट गया, लेकिन जिन्होंने नहीं सुधरना उन्होंने नहीं सुधरना। खत लिखा गया कि जनाब कैंसिल कर दो। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इजलास तो होगा, और उन्होंने फुल कोर्ट इजलास बुलाया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिशमेंट रूल सामने रखे और वो रूल्स अप्रूव हो गए। तो जिन जजों ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिशमेंट रूल्स को अप्रूव किया उनमें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास। और जो जज मुखालफत कर रहे हैं मोहसिन अख्तर कियानी, तारिक जहांगीरी, बाबर सत्तार, एजाज इसहाक, समन रफत इम्तियाज, ये 5 जज हैं। और ये बड़े अरसे से मुखालफत करते हैं। जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दूसरे थे जो अब प्रमोट होके सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उस वक्त मुखालफत थी, अब भी मुखालफत है। तो फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में तरमीम के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया गया। तो खिलाफी जजेस का मौक़िफ़ ये था कि मैं रूल्स को पढ़ने के लिए वक्त दिया जाए। तो भाई टिकटॉक देखना छोड़ दें, इंस्टाग्राम पे जाना छोड़ दें, ट्विटर को फॉलो करना छोड़ दें, तो रूल्स पढ़े जा सकते हैं। ये को पहली दफ़ा रूल्स आए हैं, इनको आए महीनों हो गए हैं, इन्होंने भी पढ़े ही नहीं हैं। 2 एजेंडा आइटम इत्तफाक़ राय से मंजूर हुए, सारे जजों ने उनके हक़ में वोट दिया, जिसमें फैमिली कोर्ट के जज के इख्तियार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग के मसाइल शामिल थे। सारे जजों ने कहा नहीं बिल्डिंग तो अच्छी शानदार होनी चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को मामला भेजने की मंजूरी दी गई है, दफ्तर तो चंगा होना चाहिए, गड्डी वड्डी होनी चाहिए, तनख्वाह सब तो अच्छी होनी चाहिए, और पेंशन बेशुमार होनी चाहिए, और इनके जाने के बाद इनकी बेवा को मिलनी चाहिए। तो पक्ष लेने सारे हैं, प्रिविलेज सारे चाहिए, तनख्वाह बहुत बड़ी चाहिए, लेकिन रूल्स अभी हमने नहीं पढ़े। अगली खबर इमरान खान के भांजे शाहरेज़ खान की दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से है। सादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने इमरान खान के भांजे शाहरेज़ की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज किया और उसके बाद वो फैसला सुना दिया। जज थे मंजर अली गिल, उन्होंने शाहरेज़ की ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की थी, तो उन्होंने शाह ज़ेब खान की ज़मानत मंजूर कर ली और उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। कहा कोई और मुकदमा नहीं तो इन्हें छोड़ दिया जाए। इससे पहले शाहरेज़ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया था। कल एक बड़ी खबर रिजवान रज़ी साहब के हवाले से थी कि उनको पीटीवी ने नौकरी से निकाल दिया है। उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने किसी वीलॉग में सिंधियों का मजाक उड़ाया और ये वीडियो भी वायरल हो रही है। वैसे रिजवान रज़ी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, उस्ताद के दर्जे पर फाइज हैं, लेकिन जर्नलिज्म में उनका बड़ा हाथ साफ है और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती जो वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने जो कुछ किया वो एक मिमिक्री का अंदाज था। लेकिन वो चूँकि इससे पहले भी पीपल पार्टी पर बहुत तनकीद कर चुके हैं, पीपल पार्टी उनसे नाराज़ भी है और पीपल पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी भी है और पीटीवी एक सरकारी टीवी है, तो फिर इत्तेहादियों से शिकवा किया कि ताड़ा बंदा सानू गालां कढ़ रहा है, तो उनको फिर पीटीवी की मुलाजमत से फारग कर दिया गया। बहुत से लोगों को इस बात पर इतराज़ है कि उनको मौका देना चाहिए था, इंक्वायरी होनी चाहिए थी, सफाई का मौका मिलना चाहिए था, अगर गलती हो गई है तो माफ़ कर देनी चाहिए थी। और मेरा ख्याल है उन्होंने हीट ऑफ द मोमेंट में वो मिमिक्री, वो अंदाज़ अपना लिया। वो ऐसे है नहीं, लेकिन कभी कभी वो जब पीटीआई की चित्रौल करते हैं ना तो वो ऐसे हो भी जाते हैं। तो उसी रो में वो पीपल पार्टी को भी रगड़ गए हैं। तो पीपल पार्टी में उनके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और वो मेरा ख्याल है उनको माजरत भी कर लेनी चाहिए। कोई इस पर बुरी बात नहीं है, उन्होंने कोई सहवन गलती नहीं की है, मेरा ख्याल ये है। बाद लोग उनके हक में है, बाद उनको पंजाबी करार देकर उनकी सर पर पंजाबी की पग रख रहे हैं, पंजाब की पग रख रहे हैं कि जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग। तो मेरा ख्याल है इससे गुरेज करना चाहिए। पूरा पाकिस्तान हमारा है, तनकीद सब पे होनी चाहिए, तारीफ भी सबकी होनी चाहिए, इसमें कोई बुखल से काम नहीं लेना चाहिए। तो बहरहाल रिजवान रज़ी साहब की केस में उनका मौक़िफ़ सुना जाना चाहिए और उनको मौका भी मिलना चाहिए। बहुत से लोग हुकूमत को भी बुरा भला कह रहे हैं कि इनमें दमख़म ही नहीं है कि इनका बंदा पीटीवी में गया और उन्होंने निकाल दिया। वैसे और बड़े बंदे हैं जो पीटीवी में इस वक्त मौजूद हैं, जो मुस्लिम लीग नून के हमायती होने का भेस धार के पीटीवी में बैठे हैं। इसके अलावा एक और एंकल है आदिल शाह ज़ेब, जिन्होंने पीटीवी के बागियों के इंटरव्यू किए थे जो मुनहरफ हो गए थे 9 मई के वाक़यात के बाद। उनको भी सुना पीटीवी में नौकरी दे दी गई है। मेरे पास कोई कंफर्म इतला नहीं है, सुना 50 लाख में नौकरी मिली है, तो वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तीसरे सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक हैं
कल उनकी शौकत बसरा से लड़ाई हो गई। मंसूर अली खान के शो में दोनों बात कर रहे थे तो शौकत बसरा तू तड़ा पे आ गया, बदतमीजी पे उतर आया, जो कि पीटीआई वालों का खासा है। तो मुमकिन था कि इन दोनों में हाथापाई हो जाती, कुछ सुनमुखी हो जाती तो बात जो है वो रफा दफा हो गई। लेकिन जो अहम बात है कि मंसूर अली खान ने इस लड़ाई को फौरी नहीं रोका, थोड़ी देर लड़ाई होने दी। रोक लेते तो शायद ये झगड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो अब तक के लिए इतने। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।